जैसे अगर मैं ब्रेन स्ट्रोक आजकल बहुत चल रहा है, कॉमन जी, है। जी, जी, जी। तो ब्रेन स्ट्रोक होता क्या है और ये कैसे होता है? तो स्ट्रोक का मरीज आ रहा है, उसको ये हो रहा है, तो सीटी स्कैन का क्या ज़रूरत है? आपको तो दवाइयाँ पता ही है। आप सीधे दवाई दो और स्ट्रोक को कम करो। आप अभी स्ट्रोक्स हुआ और उसने पहचाना, तुरंत वो सीएचएल हॉस्पिटल में आधा घंटे के अंदर पहुंच गया। ऐसी क्या टेक्निक्स हैं कि वो पहचाने और 30 मिनट में अस्पताल पहुंचने के बाद उसके परसेंटेज ऑफ चांसेस रिकवरी के और जो भर्ती होने का टाइम है वो और एक्सपेंस मिला के आप एक थोड़ा इसको समराइज करें। हाय, आई एम ब्रजकिशोर तिवारी और आप देख रहे हैं क्योरडोज फार्मा का पॉडकास्ट सीरीज ब्रेक द बैरियर ऑफ इमरजेंसी। आज हमारे साथ जो डॉक्टर हैं उनका नाम है डॉक्टर निखिलेश जैन, जो कि सीएचएल हॉस्पिटल में डायरेक्टर हैं और ऑपरेशनल हेड हैं। तो आओ सर से मिलते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। तो सर आप बताइए थोड़ा अपनी कहाँ से करियर चालू किया, क्या स्ट्रगल रहा, अगर मैं छोटे समय में इसको। मैंने अपना अंडर ग्रेजुएशन यानी स्कूलिंग और उसके साथ-साथ मेरा अंडर ग्रेजुएशन अपने एमबीबीएस मैंने गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल से किया है। और इन सब के दौरान बीच में मेरा पहला प्रॉफ जो है, वो जबलपुर में भी रहा। अपना एमबीबीएस करने के बाद मैं पीजी करने के लिए मैंने मेडिसिन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और पीजी करने के लिए मैं डीएनबी मेडिसिन करी, अपोलो हॉस्पिटल्स चेन्नई से। वहाँ पे मैंने न केवल डीएनबी मेडिसिन करी बल्कि उसके बाद क्रिटिकल केयर में भी काम किया और उसके बाद अपनी एक और फेलोशिप क्रिटिकल केयर की भी कंप्लीट करी। मैं 9 साल चेन्नई अपोलो में रहा, 1999 से 2007 तक। और फिर मैं वापस पलट के इंदौर आ गया। इंदौर में आने के बाद जो सबसे पहला अस्पताल मैंने जिसमें काम किया वो चोइथराम था, कुछ समय के लिए। फिर उसके बाद चोइथराम से मेरा माइग्रेशन हुआ बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर के लिए। वहाँ पे 2 ढाई साल काम करने के बाद मैंने 2012 में सीएचएल हॉस्पिटल का रुख किया और मैं वहीं पे काम कर रहा हूँ पिछले 12 साल से। ओके सर। अभी सर आपने जैसे नीरो में भी काम किया है, जी, जी, जी। तो नीरो में आपने कहाँ कहाँ काम किया है सर, अगर। न्यूरो में मैंने चेन्नई अपोलो में काम किया है हम्म। और फिर ऑफ कोर्स चेन्नई अपोलो के बाद यहाँ काम किया है। हम्म। अभी तो तीसरा अस्पताल है ये मेरा इंदौर शहर के भीतर। हाँ। तो इंदौर शहर के भीतर ही अगर मैं अपने कार्य अनुभव को देखूँ हम्म। तो मेरा कार्य अनुभव तकरीबन 17 साल का हो चुका है। ओके ओके। हाँ। तो जैसे अगर मैं ब्रेन स्ट्रोक आजकल बहुत चल रहा है, कॉमन जी, है। जी, जी, जी। तो ब्रेन स्ट्रोक होता क्या है और ये कैसे होता है? देखिए, ब्रेन स्ट्रोक 2 कारणों से होता है। हम बोलते हैं एक तो इश्केमिक स्ट्रोक होता है। हम्म। इश्केमिक स्ट्रोक में ब्रेन के एक पर्टिकुलर हिस्से का खून का दौरा बंद हो जाता है, हम्म। जिसके चलते व्यक्ति को कमज़ोरी आ जाती है। इसके कुछ सिम्पटम्स होते हैं, जो लोग बोलते हैं। एक तो ये होता है कि हम व्यक्ति को हाथ उठाने का बोलें, व्यक्ति का रिस्पॉन्स देखें, व्यक्ति बोल पा रहा है कि नहीं ये देखें। और फिर उसके बाद हम ये तय करें कि भई इस व्यक्ति को स्ट्रोक हो रहा है कि नहीं। दूसरे नंबर पे जो स्ट्रोक होता है वो हेमरेजिक स्ट्रोक होता है, यानी ब्रेन में रक्तस्राव हो जाना, ब्लीडिंग हो जाना या ब्रेन हेमरेज भी हम कहते हैं। कई लोग ब्रेन हेमरेज के नाम से इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझते हम्म। हैं। तो यदि हम इन सब चीज़ों को देखें, तो यदि इस व्यक्ति के जितनी जल्दी अस्पताल पहुँच सकता हो, उतना फ़ायदा है उसको। यदि मान लीजिए कि ब्रेन स्ट्रोक जिसमें खून का दौरा रुक रहा है, उसके चलते अगर उसको समस्या आ रही है, तो पहले 3 से साढ़े 4 घंटे में मरीज़ को एक क्लॉट बस्टर ड्रग बोलते हैं हम। क्लॉट से हमारा मतलब होता है खून के थक्के को गला देने वाली। ऐसी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, जिसे अगर उनको दिया जाए, तो इस बात की काफ़ी संभावना है कि वो जो स्ट्रोक है या वो जो लकवा है, वो या तो रिवर्स हो सकता है, एक। यदि रिवर्स नहीं भी हो पा रहा है, तो उसकी तीव्रता कम हो सकती है। और तीसरे नंबर पे यदि हम लोग अगर टेक्निकल भाषा में बात करें, तो पोस्टीरियर सर्कुलेशन स्ट्रोक्स होते हैं, ब्रेन के पीछे के हिस्से में होने वाले स्ट्रोक्स। उनमें जो टाइम ऑफ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी हमारे यहाँ बोला जाता है, वो 24 घंटे हो गया है। कैसे हो गया है? क्योंकि जैसे हम एंजियोप्लास्टी करते हैं, ओके। उसी तरह से ब्रेन के लिए भी अब ब्रेन के लिए एंजियोग्राफी हो जाती है। और उसमें हम लोग जो है धमनी के रास्ते जाके जो है, हम या तो क्लॉट को गला सकते हैं या फिर हम उसमें स्टेंट डाल सकते हैं, जिससे कि खून का दौरा बेहतर हो सके। तो ये किस किस अस्पताल में अवेलेबल है? अ, अभी आज की डेट में ये दोनों चीज़ें कुछ अस्पतालों में उपलब्ध हैं। सीएचएल अस्पताल इस मामले में फोर फ्रंट में है, केयर सीएचएल। शायद सबसे ज़्यादा केसेस ब्रेन स्ट्रोक्स के यहाँ हो रहे हैं। फिर उसके अलावा ऑफ कोर्स मेदांता है।
और फिर अरविंदो भी, इंटरवेंशनल न्यूरो रेडियोलॉजी हम इसको कहते हैं। तो ये उस अवस्था में होता है। और इन सब जगहों पे क्योंकि डेडिकेटेड स्ट्रोक यूनिट्स हैं, तो डेडिकेटेड स्ट्रोक यूनिट होने से ये फायदा होता है कि इस प्रकार के मरीजों का रिकग्निशन, यानी उनको सबसे पहले पकड़ लिया जाता है, उनका टाइमली इलाज हो जाता है और उस प्रॉब्लम के हिसाब से उनका निदान भी हो जाता है। अब मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ, जी, एक स्टोरी है, और फिर आप उसको बताना है कि इसमें क्या गलती की मरीज के लोग, जो पेशेंट के घर वाले हैं, उनके लव जी, जी, वंस जी, हैं। जी, एक मेरा दोस्त था और उनकी माता जी को, अभी मैं स्टोरी को सस्पेंस में रखता हूँ, पता नहीं क्या हुआ था। जी, वो उनको क्या बोलने में प्रॉब्लम हो रही थी, पैर उठाने में प्रॉब्लम हो रही थी जी। उनको। और ये कितने समय से हो रही थी? ये सडनली एक दिन में हुआ। अभी क्या हुआ कि वो एक सिंपल डॉक्टर के पास गए और जी, उन्होंने उनको दिखाया। दिखाने के बाद उसने एक इंजेक्शन दिया, जी, बोला कुछ नहीं है आपको, सब ठीक हो जाएगा। उनको बोलने में प्रॉब्लम हो रही, फिर बोल रहा हूँ मैं, और हाथ पैर उठाने में प्रॉब्लम हो रही थी, जी, ठीक है। उसने एक इंजेक्शन दिया, इंजेक्शन लेके वो घर चले गए। थोड़ा उस इंजेक्शन से आराम मिला, आई डोंट नो एग्जैक्टली उसने क्या इंजेक्शन दिया था। जी, घर चले गए। अब 8 घंटे गुजर जाते। 8 घंटे के बाद फिर उनको मुंह से बोलना बंद, हाथ पैर बिल्कुल जैसे लकवा बोलते हैं इसको, जब मैं जी, स्ट्रोक जी, ही आ गया इसको बोलूँगा। फिर वो दौड़े भागे किसी अस्पताल में जाते हैं और उस अस्पताल में बोला जाता है कि यहाँ नहीं, अब दूसरे अस्पताल में जाइए। जी जी, हाँ। ऐसे करते करते फिर उनकी जो रिकवरी टाइम लगा, बच तो गए वो, रिकवरी टाइम उनका था 65 to 80 डेज। हाँ, अब मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा क्या था उनको सर, और उनको ये रिकवरी टाइम कितने टाइम में और रिकवर हो जाता? हिंदुस्तान जैसे देश में जो समस्या आती है वो ये आती है कि हमारे यहाँ के जो सपोर्टिव केयर मैकेनिज्म्स हैं वो बहुत कमज़ोर है, बहुत अच्छे नहीं हैं। तो अब क्या होता है कि यदि किसी व्यक्ति को लकवा हो जाता है, पहली चीज़ तो हम ये बात करेंगे कि भाई लकवा हुआ कितनी जल्दी उसको पहुंचना चाहिए था। तो मेरे ख्याल से ये है कि हमारे को हमारे शहर की डेजिग्नेटेड स्ट्रोक यूनिट्स के बारे में पता होना चाहिए और हमें ये ध्येय रखना चाहिए, ये हमारे दिमाग में टारगेट रहना चाहिए कि हमको ऐसी हर यूनिट में जब भी कभी इस प्रकार के सिम्टम्स हो, हमको विदिन 3 to 4 आवर्स पहुंचना ही पहुंचना। यदि हम पहले 3 से 4 घंटे में पहुंच जाते हैं, सीटी स्कैन हो जाते हैं, कई बार क्लॉट बस्टिंग दवाई जो हम ने भी बोली थी खून पतला करने की, जिसे हम थ्रोम्बोलिटिक एजेंट बोलते हैं, वो मिल जाता है, बहुत बढ़िया संभावना है कि वो रिकवरी कर लें। ये मैं आपको बता दूं, 65 से 80 दिन में उन्होंने रिकवरी कर ली, ये बहुत अच्छी बात है। कई लोग ऐसे होते हैं जो बिस्तर से लग जाते हैं और उनका पूरा परिवार उनकी तीमारदारी में व्यस्त हो जाता है। तो हमको ये कॉस्ट तो सीधी दिखती है कि स्ट्रोक का मरीज आया, उसका एक हॉस्पिटल का बिल बना, वो इतने दिन बिस्तर पे लेटा, लेकिन उसके चलते घर के बाकी कितने सारे लोगों की प्रोडक्टिविटी बंद हो गई, रुक गई, वो कॉस्ट हम नहीं देख पाते। अभी सर जैसे आपने सीटी स्कैन का बात किया, तो स्ट्रोक का मरीज आ रहा है, उसको ये हो रहा है, तो सीटी स्कैन का क्या ज़रूरत है? आपको तो दवाइयाँ पता ही है, आप सीधे दवाई दो और स्ट्रोक को कम करो। आपने बोला जैसे खून पतला करने की, तो मैं तो खून पतला करने की दवाई दे दो, और अगर स्टेंट है स्टेंट डाल दो, या फिर जो क्लॉट है क्लॉट वाली दवाई दे दो। तो फिर ये सीटी स्कैन करा के क्यों बराबर, मरीज का खर्चा बढ़ाना है? आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन क्या हो जाता है, जैसे मैंने शुरुआत में बोला था कि दो प्रकार के स्ट्रोक होते हैं, एक जिसमें खून का दौरा रुकता है और एक जिसमें हेमरेज हो जाता है। जिसमें हेमरेज हो जाता है उसमें कई बार ये दवाइयाँ नहीं चलती और ऐसे मरीजों को न्यूरोसर्जन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वो खून का थक्का हटाना रहता है फिजिकली ऑपरेट करके। जिन मरीजों में खून का दौरा रुकता है उनमें जो मैंने आपको चीजें बताई वो बिल्कुल सही है। तो इसीलिए हम सीटी करते हैं ये देखने के लिए कि खून का थक्का किस प्रकार का है, इन्फार्क्ट है, इश्केमिक इन्फार्क्ट है या फिर हिमोरेजिक इन्फार्क्ट है। अगर वो हिमोरेजिक इन्फार्क्ट है तो उसमें फिर मैं वो दवाई दे ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें वो दवाई दूंगा तो और ब्लीडिंग हो जाएगी। तो जैसे मैं समझ पाया हूँ और मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा, अगर ब्रेन स्ट्रोक होता है और आप बोल रहे हो सीटी स्कैन क्यों नहीं कराना चाहिए, तो इसका सिंपल आंसर ये है कि सीटी स्कैन इसलिए कराना चाहिए ताकि हमें पता चल जाए कि मेरी ब्रेन में थक्का जमा है या नस फटी है। अगर थक्का जमा है तो उसका ट्रीटमेंट अलग है, और नस फटी है तो उसका अलग ट्रीटमेंट। आपकी थक्का है और आपकी नस फटी हुई है, तो आप थक्का वाली दवाई दी तो ब्लीडिंग और बढ़ जाएगी उसमें, बिल्कुल सही। और उसमें
मरने के चांसेस हो जाते हैं, मतलब आपका लाइफ थ्रेटनिंग में चले जाते हैं। देखिए, फिर आप ये बात मान के चलिए कि इसको अगर मैं और परिष्कृत रूप में बोलूं, तो सीटी स्कैन हमारे आगे के इलाज की दिशा तय कर देता है ओके। कि मेरे को किस तरफ इलाज को ले जाना है। तो बस यही सर मैं आपको फिर से एक बार पंच करूंगा, लोग जैसे गए और मोटा बिल देख के फिर डॉक्टर इतने दिन लगेंगे, सीटी स्कैन करा रहा है, ये कर रहा है, हमें तो बता ही नहीं रहा कुछ चल क्या रहा है। ये ऐसा नहीं है। आमतौर पे क्या होता है कि डॉक्टर लोग बताते तो सब है, लेकिन कुछ चीज़ें, अब जैसे देखिए, कल को कोई व्यक्ति पूछता है, आपने खुद नहीं बताया कि 65 से 80 दिन लगे। आपने खुद नहीं बताया कि 65 से 80 दिन लगे उस मरीज को ठीक होने में। तो मरीजों के अटेंडर्स के सवाल जो होते हैं यूजुअली, और क्योंकि हम आईसीयू में काम करते हैं तो ये सवाल अक्सर आते हैं हमारे पास कि सर ये कितने दिन में ठीक हो जाए। ये बड़ा पॉइंटेड सवाल होता है। मैं समझता हूँ, क्योंकि 80% जनता के पास हेल्थ मेडिकल इंश्योरेंस नहीं होता, और हिंदुस्तान जैसे देश में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस होता है। तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस बहुत बड़ा होता है, अनप्लान्ड होता है, और अचानक से आपकी जेब पे हमला करता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो मैं यही बोलूँगा, आपका फोरम है कि सबसे पहले तो हर व्यक्ति का मेडिक्लेम होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे, यदि मैं अगर आपको उसके आगे की बात बोलूँ, तो इसका कोई आकलन नहीं कर सकता कि अलग अलग लोगों में, हम लोग जब समझाने की बात करते हैं तो हम उनको बताते हैं कि पहली चीज़, ठीक होंगे या नहीं ये भी हम नहीं कह सकते। दूसरे नंबर पे, ठीक होंगे तो कितने दिन में होंगे ये कह पाना और भी मुश्किल है। तीसरे नंबर पे, यदि कुछ दिन में ठीक हो भी गए तो ये कह पाना कि वापस वो अपने सामान्य जनजीवन में एक पुरानी क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ रह जाएंगे और पूरी तरह से अपनी लाइफ की एक्टिविटीज़ में इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, केयर करना भी अपने आप में, मैंने बताया, एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे परिवारों का समय भी ले लेती है, उनकी एनर्जी भी खा जाती है, और सोशली उनको बहुत यानी असंतुष्ट बना देती है। आई होप टू गॉड कि भाई किसी के घर में जो है इस प्रकार का लकवे वाला व्यक्ति ना हो जिसको लगातार केयर की आवश्यकता पड़ती हो, लेकिन ये होप है, मुझे पता है कि ऐसा नहीं है, ऐसा है। हाँ। और उन सब लोगों की केयर में जो है बहुत सारे दूसरे रिसोर्सेज खर्च होते हैं जो कि हम समझ ही नहीं पाते। अब इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि पेरिफेरीज की जब बात होती है कि भाई मरीज थोड़ा पेरिफेरी से उठ के यहाँ तक तो आ गया है शहर में, लेकिन क्या होता है जब वो कोल्ड मरीज हो जाता है, इन द सेंस कि भाई स्ट्रोक इसके आगे जो है बहुत धीरे धीरे ठीक होगा, जब वो डिस्चार्ज होने वाले होते हैं, तब उनको पूरे सपोर्टिव केयर की जरूरत पड़ती है। फिर से उनको एक अच्छे खाने की आवश्यकता पड़ती है, एक पॉजिटिव माहौल की जरूरत पड़ती है, कई बार फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है। इन सब की बहुतायत नहीं रहती। समहाउ ये सारी विधाएं जो है ये शहरों में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है एज कम्पेयर टू पेरिफेरल एरियाज, तो इनको वहाँ पर उस तरह की केयर या मदद नहीं मिल पाती, और इसके कारण आगे मरीज सफ़र करता है कई बार, क्योंकि उनके लिए भी संभव नहीं है कि वो शहर में पूरे समय रह सके। उसकी रहने की एक अलग कॉस्ट होती है जो जुड़ जाती अभी जैसे कोई मरीज है और वो फर्स्ट एड जानता है या फर्स्ट एड के जो मरीज के स्ट्रोक के सिम्टम्स पहचान लेता है, उसने अभी स्ट्रोक्स हुआ और उसने पहचाना, तुरंत वो सीएचएल हॉस्पिटल में आधा घंटे के अंदर पहुंच गया। है। जी, मैं सिर्फ 30 मिनट की बात कर रहा हूँ, हार्डली उसने 30 मिनट लिए। तो ऐसी क्या टेक्निक्स हैं कि वो पहचाने और 30 मिनट में अस्पताल पहुंचने के बाद उसके परसेंटेज ऑफ चांसेस रिकवरी के और जो भर्ती होने का टाइम है वो और एक्सपेंस मिला के आप एक थोड़ा इसको समराइज करें। देखिए क्या होता है कि आमतौर पे अगर हम बात करें तो इसने पहचाना, तो पहचाने का कैसे? आवाज़ लड़खड़ाने लगी, व्यक्ति बोल नहीं पा रहा, एक तरफ से मूव नहीं कर पा रहा अपने हाथ या पाँव को, ठीक है। और इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो अचानक से बेहोशी सी छाने लग गई, व्यक्ति नीचे गिरने लगा, चाली में बदलाव आ गया, मांसपेशियों की ताकत में कमजोरी आ गई, और वो बता पा रहा है और समझ पा रहा है, समझ जाते हैं मरीज आमतौर पे कि मेरे को ये हो रहा है, और वो बताते हैं आपको कि देखिए ऐसा ऐसा हो रहा है। तो आप उनको सीएचएल हॉस्पिटल ले आए। सीएचएल हॉस्पिटल ले आए तो सबसे पहले तो एक प्लेन सीटी स्कैन ब्रेन करना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया आगे के इलाज की दिशा तय करता है। अगर उसमें ब्लीड आता है, हेमरेज आता है, तो फिर वो एक अलग दिशा हो जाती है कि भाई उसमें जो है न्यूरोसर्जन देखेगा, उस मरीज को आगे आकलन करेगा, और उसके बाद ही ये तय होगा कि उस मरीज को हम लोग बिना दवाई के मैंने हम लोग केवल दवाई पे मैनेज कर लेंगे या उसके लिए ऑपरेशन करने की भी आवश्यकता पड़ेगी। एक तो ये हो। दूसरे नंबर पे क्या होता है कि हम ऐसे मरीज को खून पतला करने की दवाई देते हैं, इसीलिए क्योंकि इससे बेहतर अभी कुछ है ही नहीं हमारे पास।
और कई बार ऐसा होता है कि यदि लगता है कि हम उसका पूरा खून का थक्का हटा सकते हैं, तो हम लोग कैथेटर डायरेक्टेड थ्रोम्बोलाइसिस भी करते हैं कि भाई हमने जो है धमनी से जो है ऊपर कैथेटर तक ले गए ब्रेन तक, ब्रेन में जहाँ पे थक्का बना हुआ है उसकी जगह पे या तो उसको खींच करके निकाल लिया, जिसे हम थ्रोम्बेक्टमी भी कहते हैं, या उस खून के थक्के के छोटे छोटे टुकड़े करके उसको खींच करके निकाल लिया, ये भी किया जाता है। इन दोनों अवस्थाओं में सुधार बहुत तेज होता है। टाइम मैटर करता है मतलब। लेकिन ये टाइम इसलिए मैटर करता है क्योंकि 4.5-5 घंटे के बाद आपके ब्रेन में क्या होता है, दो हिस्से होते हैं। जब भी हम स्ट्रोक के विषय में बात करते हैं तो अम्ब्रा पिनम्ब्रा हम टेक्निकल टर्म्स देते हैं उसको, पिनम्ब्रा ऑफ स्ट्रोक और ये सब, बट बेसिकली आप यूं समझने की कोशिश करें कि ऐसे 2 से 3 कोर होते हैं एक ऐसे हिस्से के ब्रेन के जिसमें खून का दौरा नहीं गया है। तो जब खून का दौरा नहीं जाता है तो एक तो वो हिस्सा होता है जो सबसे बाहर होता है, उसमें सबसे पहले नुकसान हुआ है, समय के साथ साथ जो है उसकी उतनी रिकवरी नहीं होती, उसके अंदर वाले हिस्से की थोड़ी रिकवरी होती है, उसके अंदर वाले हिस्से की पूरी रिकवरी हो सकती है। तो हम ये जो कोशिश कर रहे हैं जिस हिस्से की रिकवरी हो सकती है उसमें एक अच्छा परिणाम देने की कोशिश कर रहे हैं। टाइम मैटर करता है। तो टाइम हमेशा मैटर करता है। तो दूसरा कई बार इसको दूसरे तरीके से भी सोच सकते हो आप। आजकल के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये कोट या एक्सियम हमेशा बोला जाता है, टाइम इज मनी, इधर टाइम इज ब्रेन। टाइम इज ब्रेन, गोल्डन पीरियड। बिल्कुल बढ़िया, टाइम इज ब्रेन। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, यदि आपको ब्रेन को बचाना है तो आपको समय का ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे सिम्टम्स लगते हैं दैट मीन्स फर्स्ट एड इज वेरी प्ले द इम्पोर्टेंट रोल। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहला काम रिकग्निशन का है और रिकग्निशन के बाद सबसे पहले उनको स्ट्रोक यूनिट पे ले जाना है। अगर मैं फर्स्ट एड ट्रेनिंग की बात करूं तो यहाँ पे कितने लोग अवेयर हैं? आपने तो हॉस्पिटल में आते हुए देखा है कि हर तरह का मरीज आया हो, तो आपको लगता है कि कुछ लोग फर्स्ट एड लेके ला रहे हैं या फिर प्रॉपर लेके आ रहे हैं, या फिर कुछ किसी को फर्स्ट एड मिल ही नहीं रहा है? अगर मैं थोड़ा हमारे समाज में सही बात बोली जाए तो फर्स्ट एड ट्रेनिंग अच्छी कर पाने वालों की, बीएलएस ट्रेनिंग अच्छी तरह कर पाने वालों की, एसीएलएस तो खैर मैं दूर ही कर दे रहा हूँ, कमी है। पार्टली इसलिए क्योंकि इसको हम लोग इतना महत्व ही नहीं देते। इसलिए नहीं कि हम नहीं जानना चाहते, बट हम महत्व ही नहीं देते। कायदे से हमारे सारे स्कूल्स में इस तरह की वर्कशॉप्स होनी चाहिए, कायदे से हमारे सारे ऑफिस में इस तरह की वर्कशॉप्स होनी चाहिए, कायदे से हमारे सारे वर्क प्लेसेस, होटल हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, सब हो गए, इनमें सबको बीएलएस मैंडेटरी करना चाहिए। मैंडेटरी इस बिना से नहीं करने का है कि उनको नौकरी में जाने से रोकना है, बट इसलिए कि उनका स्किल सेट इतना बढ़ा के देना है कि कल को कोई इमरजेंसी आई तो वो अपने लेवल पे उसको इतना अच्छा तो करके दे सकें कि हम जब इंटरवीन करना चाहें तो हमें वो मरीज एक अच्छी अवस्था में मिले। आज क्या कंडीशन है, आज की मैं बात करूँ नहीं, अभी तो गैप है, अभी देयर इज अ नीड गैप, अभी एक नीड गैप है जो बहुत बड़ी है। सो जैसे क्योडोज फार्मा है, हाँ ये जी। एक्चुअली हम लोग फर्स्ट एड का ट्रेनिंग देते हैं, हाँ और इसमें अगर आपके पास ट्रेनिंग भी नहीं तो इसमें एक 24/7 शेयर केयर नंबर है जिसमें हम लोग बताते हैं डू एंड डोंट्स। बाकी हम जी। कुछ भी नहीं बताएंगे, बट ये बनाते हैं कि अगर आपके यहाँ इमरजेंसी हुई है तो आपको क्या डू करना है और क्या डोंट्स मरीज के साथ में। और हम ये बताएंगे कि आपको किस अस्पताल तक ले जाना है इसको, जी। न्यूरोलॉजी में ले जाना है, कार्डियोलॉजी में ले जाना है, कि आपको कौन सी समस्या हुई है वहाँ ले जाना है। अभी क्या होता है कि लोगों को पता नहीं, उसको स्ट्रोक आया या किसी को हार्ट अटैक आया तो वो एक सिंपल हॉस्पिटल में जहाँ पर कार्डियोलॉजिस्ट है ही नहीं, जहाँ पर जी। न्यूरोलॉजिस्ट है ही नहीं। जी। जैसे मैंने उनकी स्टोरी सुनाई, वो घूम के फिर बाद में न्यूरोलॉजी में गए, तो बहुत बड़ा गैप हो गया था उनकी लाइफ में। तो ऐसा कुछ सिनेरियो सर आप बताइए कि जिसमें फर्स्ट एड नहीं मिला हो और एक में फर्स्ट एड मिला हो। एक लाइफ में आपका बहुत कम ही रहा होगा, बट आपने कभी तो देखा होगा कि नहीं ये पेशेंट को थोड़ा ठीक है। देखिए मेरे पास कई मरीज ऐसे आए हैं जो बिना सीपीआर के आए हम्म। और उनको हम बचा नहीं पाए। तो ये सिनेरियोस तो बहुत सारे हैं। ओके। यदि हम ऐसे सिनेरियो की बात करें जिसको हम बचा पाए, है ना, एक अपोलो चेन्नई में बड़े उद्योगपति थे, उद्योगपति है ना, बड़े उद्योगपति करोड़ों के, और कुछ ऐसा हुआ उस दिन कि उनके यहाँ कोई आयोजन था और उस आयोजन के चलते जो है कैसी उनकी हालत थी कि उनको अचानक से हार्ट अटैक जैसा गिर पड़े। ऑब्वियस सी बात है, हृदय गति रुकने लग गई और हृदय गति रुकी भी। अपोलो में कॉल आया था, तो अपोलो ने ये चीज समझ रखी है कि वो लोग जीपीएस के थ्रू ये लोग तय कर पाते हैं। चेन्नई अपोलो की बात कर रहा हूँ, अभी इंदौर अपोलो को उस स्तर पे जाने में समय है। उन्होंने ये चीज तय कर रखी है
कि कहाँ पे उनको गलियों के रास्ते जाना है और कहाँ पे उनको मेन रोड के रास्ते जाना है। तो वो कई बार जब उनको लगता है कि गलियों की मात्रा ज़्यादा है, तो वो 2 रेस्क्यूअर जो है, वो बाइक पे भेजते हैं। अच्छा। हाँ, और आप यकीन नहीं मानोगे, एम्बुलेंस को पहुंचने में तो 20 मिनट लग गए। ऐसा नहीं कि वो नहीं निकली फौरन या वो सब नहीं हुआ, लेकिन बसते ही ऐसे, क्या करेंगे हम? आज की डेट में इंदौर शहर का ही शाम का ट्रैफिक ऐसा हो गया है समय के साथ-साथ कि बहुत मुश्किल हो जाती है लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में। उन बाइक रेस्क्यूअर्स ने उनका सीपीआर भी जारी रखा, उन्होंने उनको इंट्यूबेट भी कर दिया, और रात भर जब उस पेशेंट को हमने शिफ्ट किया मेन अपोलो हॉस्पिटल के आईसीयू में चेन्नई में, हमने रात भर उनको शॉक दिए थे। मान के चलिए 125 शॉक मिले होंगे। वेंटिलेटर पे रखा, उस पे रखा, उस पे रखा। इवेंचुअली 25 दिन के बाद ही वॉकड होम। ओके। तो मुझे ये समझ में आया कि यदि वो बाइक वाले नहीं होते रेस्क्यूअर्स, तो वही। तो आदमी का पैसा भी किसी काम नहीं आता। अच्छा, एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा, सीपीआर हार्ट में यहाँ पे देते हैं, तो सीपीआर का ब्रेन से कोई रिलेशन है? हाँ, बिल्कुल है। वो थोड़ा आप बताइए। देखिए क्या होता है कि जब भी हृदय गति रुकती है, हम्म। तो ऐसा थोड़ा ना है कि हृदय गति रुकी, हार्ट रुका और ब्रेन नहीं रुका। हम्म। हमारा ब्रेन और हार्ट हमारे खून के दौरे के ऊपर निर्भर करता है। यदि खून का दौरा रुकता है तो दोनों में नुकसान होता है। तो खून का दौरा बनाए रखने के लिए हमको सीपीआर की आवश्यकता पड़ती है। जब ये खून के दौरे की साइकिल बनती है, तो यही खून का दौरा जो है वो ब्रेन को भी जाता है। अगर मान लीजिए कि ये खून का दौरा जो है यदि सुचारू रूप से नहीं गया, तो ब्रेन में डैमेज हो जाएगा। भले ही आपने बाद में व्यक्ति को बचा भी लिया लंबा सीपीआर करके, तो भी अगर ब्रेन में डैमेज हो गया तो किसी भी तरह हम पलटा नहीं सकते। हार्ट ट्रांसप्लांट हो सकता है, ब्रेन के बारे में तो हमारा नॉलेज ही मान के चलें 10 से 15% ज़्यादा से ज़्यादा होगा। अच्छा। हाँ, भगवान ने ऐसी चीज़ बनाई है। तो मैं समझ पाया हूँ, ये है कि सीपीआर हार्ट के लिए नहीं दिया जाता। हार्ट फेल हो गया है, अगर आप सीपीआर नहीं दोगे तो हार्ट जिंदा भी है, तो 1-2 घंटे में आप उसको रिकवर कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। क्या होता है, स्पेन जैसे कई देश हैं जहाँ पे ऑर्गन्स के लिए हमारे क्या है, हमको एक फॉर्म भरना पड़ता है हमारे देश में कि मैं तैयार हूँ अपने अंग दान करने के लिए, ये करने के लिए, करने के लिए, जिसको हम फ्री विल कहते हैं या कॉन्शियस विल कहते हैं। हम्म। तो वो अगर हम कर देते हैं, तो उसमें फिर ऐसा हो जाता है कि उस व्यक्ति के मृत्यु के बाद अंग ले लिए जाते हैं। स्पेन में सरकार का अधिकार है ओके। आपके अंगों के ऊपर। तो व्यक्ति अगर कोई इमीडिएटली अरेस्ट भी करता है और लगता है उनको नहीं बचा पा रहे हैं, तो उनकी एक रिट्रीवल टीम होती है जो इस तरह के मरीजों को कई बार वीए एक्मो पर डाल देती है, और वीए एक्मो पर डाल के सपोर्ट करके अगर वो वीए एक्मो पर रिकवर नहीं कर रहे होते हैं, तो फिर उनके अंग ले लिए जाते सीपीआर की जैसे सर हम बात कर रहे थे, हैं। तो जी। सीपीआर में सर क्या होता है कि चेस्ट कंप्रेशन देते हैं, जी। तो उसका रीज़न क्या है, एक तो मैं ये समझना चाहूँगा। दूसरा, अपन माउथ टू माउथ ब्रीथ भी करते हैं उसमें, जी। दूसरा मैं वो समझना चाहूँगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे ब्रेन को ऑक्सीजन और ब्लड कितने टाइम तक नहीं मिला तो वो इनरिवर्सिबल डैमेज हो जाएगा, जिसका फिर कोई इलाज नहीं है। जी। 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 चलो अब शुरुआत करते हैं आपके सबसे पहले प्रश्न से। उसमें जो है आपने ये चीज़ साफ बोली कि भाई सीपीआर के टाइम हम चेस्ट कंप्रेशन क्यों करते हैं। चेस्ट कंप्रेशन इसलिए करते हैं क्योंकि हृदय की ये प्रकृति होती है, हार्ट की प्रकृति होती है कि कुछ समय में अपने आप ही स्वतः कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है। उसी से धड़कन बनती है, उसी से लोगों का खून का दौरा भी चलता है, दिल के दौरे भी पड़ते हैं, और एक लाइटर मूड में कहा जाए तो शायरों के फसाने भी बनते हैं। लेकिन अगर हम उसके बारे में गंभीरता से सोचें, यदि मान लीजिए ये रुक गई हृदय गति, तो हमको वैसा एक्शन सिमुलेट करना है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि इस कंप्रेशन के थ्रू हार्ट का जो नॉर्मल सीक्वेंस है धड़कने का और रिलैक्स होने का, वो हम सिमुलेट कर रहे हैं, और ये हम बाहर से दबाव देके कर रहे हैं। मैं मोटे मोटे शब्दों में ये बोलूँ कि इसको ऑटो से मैनुअल मोड पे ले जा रहे ये भी कह सकते हो आप। हालांकि आजकल ऐसी मशीनें भी उपलब्ध हो गई हैं जिनको हम फिक्स कर दें तो वो पूरा काम करते रह सकती हैं। मेरे को केवल ये सेट करना रहता है कि कितना रेट और कितनी डेप्थ मेरे को चाहिए कंप्रेशन की, और वो करता रहेगा, फिर ये कितना भी समय चले। एक आपका दूसरा सवाल था
कि हम सांस भी देते हैं। सांस लेते समय मैं भारतीय दर्शकों को एक ही चीज याद दिलाना चाहूंगा कि इस बात की संभावना पूरी पूरी है कि आप जिस व्यक्ति को माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देने वाले हैं, देखिए यदि आपका बिल्कुल ही क्लोज है, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, भगवान ना करे कोई ऐसे व्यक्ति हैं, तब तो शायद आपको इतने इनिबिशंस नहीं लगेंगे। लेकिन किसी अनजान व्यक्ति के मुंह में हो सकता है जर्दा पड़ा हो, तंबाकू पड़ा हो, और तब आपको ये चीज कॉस्मेटिकली इतनी अच्छी ना लगे, ये संभव। यदि आप माउथ टू माउथ ब्रीदिंग नहीं भी देना चाहते तो भी चेस्ट कंप्रेशन सबसे जरूरी चीज है किसी भी सीपीआर केस से। वो आपको देना ही चाहिए, वो आपको देते रहना चाहिए। एक दूसरे नंबर पे एक पैकेट फेस मास्क नाम की चीज होती है। मेरी राय ये रहेगी कि आपको एक पैकेट फेस मास्क, वैसे क्योडोस फार्मा के पैक में है, आपको एक पैकेट फेस मास्क रखना चाहिए अपने पास में, अपनी कार में, अपने वर्क प्लेस पे, ताकि कभी ऐसी स्थिति निर्मित हो तो आप उसका इस्तेमाल करके एक बहुत अच्छे तरीके से आप उनको जो है सांस दे सकते हो। इस सांस को देने के पीछे भी यही होता है कि हम चाहते हैं कि 2/3, 1/3 से 2/3 के बीच में जो है हमारी सांस का कंपोनेंट जो है वो मरीज तक जाए और उसका ऑक्सीजनेशन बरकरार रहे। हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन और ब्लड कितने टाइम तक नहीं मिला तो वो इनरिवर्सिबल डैमेज हो जाएगा, वो कभी वापस नहीं आएगा। ठीक है, ये सवाल अच्छा है इस सेंस में कि हमारे ब्रेन को बचाए रखने के लिए जितने खून के दौरे की आवश्यकता होती है, मोटा मोटी अगर उसको 6 से 7 मिनट तक नहीं मिला तो उस स्थिति में जो ब्रेन में नुकसान होगा या ब्रेन डैमेज होगा, हम इसको हमारी भाषा में हाइपोक्सिक ब्रेन डैमेज भी कहते हैं। यानी हाइपोक्सिक यानी ऑक्सीजन की कमी से होने वाला ब्रेन का नुकसान। तो अगर हाइपोक्सिक ब्रेन डैमेज हो गया तो आप कितना भी सीपीआर कर लें, कितना भी उसकी मरीज की रिदम को वापस ले आए, सब कुछ कर लें, तो भी समस्या ये आएगी कि मरीज ब्रेन के लेवल पे ठीक होगा ही नहीं। तो अब ये होगा कि वो मरीज सांस की मशीन पे रह गया, लेकिन वो पूरी तरह से निर्भर हो गया। तो सीपीआर के साथ साथ में अगर ब्रीथ मिल रही है जी, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये आइडियल ये ये आइडिया। आइडियल है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कई बार कुछ कल्चरल रीजन से यस यस। हमारा देश संस्कृति प्रधान देश, हम्म। और हम अभी भी आज की डेट में भी जो है माउथ टू माउथ ब्रीदिंग या माउथ टू माउथ रिससिटेशन करना जो है कल्चरली शायद हमारे यहाँ कई जगहों पे अभी भी अनएक्सेप्टेबल होगा। खासतौर पे मैंने जो एक और कारण बताया कि भाई ऐसा भी संभावना है कि जिस व्यक्ति के आप करने जा रहे हो उसके मुंह में तंबाकू भरा हो, उसके मुंह में कुछ पान के टुकड़े भरे हो, तो आप बिल्कुल नहीं करना चाहोगे ऐसा। तो भी मेरी राय ये रहेगी कि कंप्रेशन बिल्कुल मत भूलिए, कंप्रेशन मैंडेटरी है, आप करते रहिए। अगर आपके पास बैरियर है तो फिर कोई इशू हाँ, इसी के लिए हम पैकेट फेस मास्क की बात करते हैं। नहीं। पैकेट फेस मास्क होना आवश्यक है। अगर है तो आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगा, क्योंकि वो जो फेस शील्ड रहता है उसको आप उसके मुंह पे लगाइए और उस बॉल के थ्रू आप उसमें सांस दे सकते सांस देंगे तो उधर से उसका कुछ रिटर्न नहीं आएगा, या जी फिर जी, आपको थोड़ा एजिटेशन भी नहीं होगा। बिल्कुल सही बात। तो अगर आप कहीं सफ़र कर रहे हैं और आपके पास फर्स्ट एड किट है तो उसमें आप सीपीआर माउथ बैरियर रखना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है किसी अपने के साथ कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाए, अपने लव वंस के साथ हो जाए, या फिर आपका पड़ोसी भी हो सकता है, या आपकी सोसाइटी का भी कोई लोग हो सकता है। तो हमें सीपीआर करना है और माउथ बैरियर भी देना है। तो हमें सीपीआर करना है और उसको ब्रीदिंग भी देना है अगर आपके पास माउथ बैरियर है तो। बिल्कुल सही है। अब सर मैं थोड़ा बात करूँ आपकी, बहुत अपने बहुत सारी चर्चाएं कर ली मेडिकल इसको लेके, हमने बहुत सारी चर्चाएं कर ली इमरजेंसी को लेके। तो जी, अब मैं जानना चाहूँगा आपका थोड़ा कॉलेज लाइफ स्टाइल, कुछ ऐसा कोई किस्सा, फनी मोमेंट हैं तो कई सारे। जो आपके लिए सबसे ज़्यादा मेमोरी रखता हो आज की डेट में। सबसे ज़्यादा तो क्या, देखिए कॉलेज लाइफ एक ऐसा समय होता है व्यक्ति के जीवन का कि किस्से ही किस्से होते हैं। ये किस्से ये एक इनफॉर्मल फोरम है, तो मैं बता सकता हूँ कि भाई रैगिंग के समय एक दूसरे को मारने से लेके ये किस्से जो है कई बार आपके किसी दोस्त को किसी लड़की से मिलाने को लेकर भी हो सकते हैं। ये बहुत सारे किस्से हैं, और इनमें से बहुत ही सारे हैं, यानी जिनके बारे में मैं क्या बोलूँ। कोई एक डिस्कस करेंगे। एक अगर हम डिस्कस करने की बात करें तो शायद यही होगा कि हम लोग क्योंकि हॉस्टल में रहते थे,
और हॉस्टल सबसे पास पड़ता था मेडिकल कॉलेज के। तो हम जो 2-3 लोग थे, क्योंकि हॉस्टल सबसे पास पड़ता था, इसलिए रोज 9 बजे की क्लास में 9:05 पे घुसते थे, और 50% ऑफ द टाइम हम लोग बाहर हो जाते थे। हमारे एचओडी समझ नहीं पाते थे कि भाई ऐसा क्यों होता है। बोले सब आप सबसे पास में रहते हैं, हमारे पास इतनी दूर दूर से रहने वाले बच्चे हैं, वो सब समय पर आ जाते हैं बट आप समय पे नहीं आ पाते। तो सर इतनी पास रहते हैं, यही समस्या क्योंकि चलो अभी तो टाइम है, अभी तो टाइम है, अभी तो टाइम है, ऐसे करके टाइम है। निकल बिल्कुल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे टाइम बीत जाता था। वो तो बोले सब यही सोचते थे कि बस यही तो जाना है, बस यही तो जाना है, फिर जब तक होश आता था तब तक 5 मिनट निकल चुके होते थे। एक और इमरजेंसी जो लोगों को बहुत परेशान करती है वो है एपिलेप्सी। तो आप बताएंगे एपिलेप्सी क्या है और वो कितने प्रकार की होती है?